बेटा आज हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले आता है भाई व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल है ये हमारे पास क्या होता है। आपने देखा होगा कि अगर ये बॉडी है इसको मैं थ्रो करता हूँ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और जैसे ही मैंने इस बॉडी को थ्रो किया आप लोगों की साइड में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मैंने इस बॉडी को थ्रो किया, तो आपने देखा कि भाई ये बॉडी कंटिन्यूसली सीधी नहीं जाएगी, ये हमारे पास क्या होगी कि भाई इस टाइप से जाती जाती स्ट्रेट जाती जाती और ये लास्ट में कहाँ पे जाके टकरा जाएगी, इट विल स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड। इस टाइप का जो मोशन होता है दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा आपने देखा होगा कि अगर हमने ये कह दिया कि ये कोई भी एक ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई बच्चा है, उसने बॉल को थ्रो किया और जैसे उसने बॉल को थ्रो किया तो बॉल इस टाइप से जाएगी और ग्राउंड के ऊपर दूसरी साइड में जाके टकरा जाएगी। इस टाइप का जो मोशन है दैट इज़ आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि भाई एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाता है और वो क्या करता है कि भाई बॉल है उसको थ्रो करता है, दूसरा बच्चा यहाँ खड़ा हो जाता है, वो बॉल को कैच करता है और जैसे ही कैच करता है तो इस टाइप का जो मोशन है वो भी हमारे पास, इसने इस बॉल को क्या किया कि कैच कर लिया। तो इस टाइप का जो मोशन होता है दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने इन सभी मोशन में देखा कि हमने बॉडी किया था एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया था, किसी वेलोसिटी से थ्रो किया था, लेकिन ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से फॉल डाउन होती है, हमने इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तो इस टाइप का मोशन है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम क्या कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को कि द मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल इफ it is allowed to fall due to effect of gravity only, there is no any external force। कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्ट नहीं करता, तो इस टाइप का जो मोशन है दैट इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हमने नाम दे दिया भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे दिया। अब हमारे पास आता है इसके एग्जांपल्स। आपने देखा होगा कोई भी बैट्समैन है जब बॉल को हिट करता है तो उसका जो मोशन होता है वो भी कैसा मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। उसके बाद अगर हम फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल को जैसे ही प्लेयर है वो किक करता है और किक करता है तो उसका जो मोशन होगा दैट इज़ आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर हमने क्या किया कि बेटा कोई भी बुलेट है उसको फायर किया और बुलेट जब फायर करेंगे तो बुलेट का जो मोशन होता है दैट इज़ आल्सो द प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हमने स्टोन को थ्रो कर दिया किसी भी डायरेक्शन में तो जो मोशन ऑफ स्टोन है दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद मैं यूँ कह दूँ कि भाई कोई बच्चा है वो बस में बैठा है या ट्रेन में बैठा है और ट्रेन की विंडो से वो क्या करता है कि किसी स्टोन को ड्रॉप कर देता है, तो जैसे ही जो स्टोन को ड्रॉप करेगा तो उस स्टोन का जो मोशन होगा दैट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद कोई ट्रक है, ट्रक में कोई स्टोन है और चलते ट्रक में से अगर स्टोन गिर जाता है तो उसका भी जो मोशन होगा दैट इज़ आल्सो द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तो हमने बताया है कि भाई हमारे पास प्रोजेक्टाइल था। अब हमारे पास आता है कि भाई प्रोजेक्टाइल जब मोशन आता है तो हमारे पास क्या होती है कि भाई अजम्पशंस आती हैं, और पहली अजम्पशन हमारे पास आती है कि एयर का रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस इज टेकन एज नेग्लिजिबल, और हम कहेंगे कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द बॉडी। दूसरा ये कहता है कि हमने पढ़ा है कि अर्थ है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती है, लेकिन ये कहता है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसका भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और तीसरा हम कह सकते हैं कि जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है, कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसका इफेक्ट है। दूसरा हमने बताया
पहले तो हमने बताया ए रेजिस्टेंस इज टेकन एज नेग्लेजिबल। दूसरा हमने बताया कि रोटेशन ऑफ अर्थ है, रोटेशन ऑफ अर्थ इज आल्सो टेकन एज नेग्लेजिबल, इसका इफेक्ट भी नेग्लेजिबल लेंगे। और तीसरा हमने बताया है कि भाई जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसका इफेक्ट है, कर्वेचर ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज आल्सो नेग्लेजिबल। और हम चौथा पॉइंट कह सकते हैं कि सभी ट्रेजेक्ट्री के लिए जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ जी के बराबर होगा। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, हमने ए की वैल्यू हमेशा क्या ली थी, माइनस जी के बराबर ली थी। बट यहाँ पे हमने बताया है कि भाई जो इसका इफेक्ट होगा इट इज़ आल्सो टेकन एज नेग्लेजिबल, ये इफेक्ट भी हमारे पास नेग्लेजिबल होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आता है कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ये हमारे पास क्या होता है, देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ये हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैंने क्या बताया कि कोई भी बॉडी है उसको हम क्या करेंगे भाई थ्रो कर दे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इट इज़ अलाउड टू फॉल इन द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये कोई भी बॉडी थी, इसको हमने थ्रो कर दिया विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब हमने कह दिया कि ये बॉडी जैसे हमने थ्रो करी तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से ये क्या होती है कि भाई इट इज़ फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस एट एनी पॉइंट ए। जिस पॉइंट से हमने बॉडी को थ्रो किया बेटा वो ओरिजिन पॉइंट होगा, और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने ले लिए 0 0 ले ली। अब ये बॉडी है किसी टाइम टी पे किसी पॉइंट सी पे पहुंच गई, और जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंची तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास हो गए एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस बॉडी। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि भाई पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कैलकुलेट करना है। इससे पहले देखो हमने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से थ्रो किया है, तो ये कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये हो गया किसी टाइम t पे इसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वो अगर vx हो जाती है तो भी वो किसके बराबर होगी, u के बराबर रहेगी। दूसरा हम यहाँ पे बताएंगे बच्चों कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना होगा आपके पास, 0 के बराबर होगा। दूसरा यहाँ से मैं देखता हूँ कि जब मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, इस डायरेक्शन में थ्रो किया है, बोलो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इसको थ्रो किया, नहीं किया। और जब वर्टिकल डायरेक्शन में इसको हमने थ्रो नहीं किया तो हम कहेंगे कि इन वर्टिकल डायरेक्शन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज 0, यू वाई है इट इज़ टेकन एज 0। एंड जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेते हैं वो हमने बच्चों किसके बराबर लिया था, हमेशा माइनस जी के बराबर लिया था। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी के बराबर आ गया। सबसे पहले मैंने बताया कि क्या कैलकुलेट करना है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करने के लिए मेरे को एक्स और वाई में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। नाउ वी इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो सबसे पहले हम कहते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। भाई जब टाइम 0 था
तो बॉडी ओरिजिन पे थी, इसके कोऑर्डिनेट कितने थे 0 0, और जैसे टी टाइम हुआ तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वेयर। और बच्चों फाइनल पोजीशन एक्स, इनिशियल 0, तो जो डिस्टेंस हो गई वो x माइनस 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर लिया हमने, u के बराबर लिया है, तो u t प्लस हाफ, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0 के बराबर होगा, और वी कैन से दैट x इज इक्वल टू यू टी, और वी कैन से दैट t इज इक्वल टू x अपॉन यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस और कैलकुलेट कर लो। और जब मोशन अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट करोगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करोगे मोशन, तो आप क्या कहोगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वेयर, यही आएगा। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ फाइनल वर्टिकल डायरेक्शन में, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल थी और ये हमारे पास क्या है, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये y आ गई, फाइनल तो y और इनिशियल 0, तो यहाँ से मैंने कह दिया कि y माइनस 0 इज इक्वल टू यू वाई। बोल लो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल 0 थी, 0 इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी का स्क्वेयर। और यहाँ से हमने कह दिया कि y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। और मैं यहाँ से बच्चों ये कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 नंबर इक्वेशन से, 1 और 2 से सोल्व करो भाई, t की वैल्यू 2 नंबर इक्वेशन पुट करो, हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू इसका होल स्क्वेयर, और y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u, एंड वी गेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2u अपॉन जी इंटू वाई के बराबर आया विद नेगेटिव साइन। और भाई ये हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई, जहाँ पे के की वैल्यू है वो किसके बराबर ले ली मैंने, माइनस 2u अपॉन जी के बराबर हुई। ये हमारे पास इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। देयरफॉर हमने कह दिया कि भाई जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं वो आएगी आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये हमारे पास क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का तो सीधा मतलब आप देख सकते हो कि कितने टाइम तक ये बॉडी है वो हवा में रही है, उसी को हम किसका नाम दे देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दे देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके हमने बताया कि द टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर और प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो बच्चों, मैंने मान लिया कि ये इसकी वर्टिकल हाइट है वो किसके बराबर मान ली हमने, h के बराबर मान ली। और जैसे हमने इसको h के बराबर मानना है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में गई है, तो आप यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वेयर, यही होगा एस वाई वर्टिकल हाइट। देखो ऊपर से नीचे की साइड में आ रही है, तो मैं यहाँ से कहूँगा कि ये कैसी होगी, माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू, और वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में कितनी थी 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस हाफ ए वाई माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर, और यह आया माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। मैं यहाँ से कह सकता हूँ आपको 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर
and we can say that t square is equal to 2h upon g and t is equal to under root 2h upon g के बराबर होगा। दिस इज द टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। ये हमारे पास वो टाइम होगा और हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी के बराबर आ गई। दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैलकुलेशन करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज ये कहता है कि हमारे पास O से A पॉइंट तक इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गई कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमने कह दिया। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या आपके पास ux के बराबर नहीं है, और टाइम है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ r इज़ इक्वल टू ux u के बराबर है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आपके पास अंडर रूट 2h अपॉन जी के बराबर है। एंड इसको हमने किसका नाम दे दिया, दिस इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज। हो गया। उसके बाद हम यूँ कहते हैं कि इस सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट सी। देखो भाई यहाँ तो हमने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u थी लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0 के बराबर थी। इस पॉइंट पे आ गया तो मैंने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो vx के बराबर होगी और वर्टिकल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी बच्चों, vy के बराबर होगी। और जो इसका टेंजेंट है क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दिस गिव्स द रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखो vx और vy दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर। और बच्चों यहाँ से देखो हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये हमेशा क्या रहेगी आपके पास, कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट रहेगी तो vx इज़ इक्वल टू हमारे पास u के बराबर है, यही है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी vy इज़ इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी टाइम पे पहुंची थी सी पॉइंट पे। यहाँ से हमने कह दिया कि vy इज़ इक्वल टू uy, बोलो कितना था 0, ay कितना था -g इंटू टी, और vy इज़ इक्वल टू -gt के बराबर आ गया। और अगर इसको मैग्नीट्यूड में ले तो आप क्या कह सकते हो, +gt कह सकते हो। vy इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ gt के बराबर है। vx की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, vy की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई आपके पास v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वेयर प्लस gt इसका होल स्क्वेयर, और v कैन से दैट v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वेयर प्लस g स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर के बराबर आ गई। दिस इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये तो हमारे पास आ गई इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, यही आई। उसके बाद आता है कि भाई हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है बी से हमने थ्रो किया और कौन सी पॉइंट पे टकराया आपके पास, ए पॉइंट पे टकराया, तो ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स टू द पॉइंट ए पॉइंट पे किस वेलोसिटी से टकराया। बी से और ए तक जब ऑब्जेक्ट है वो आया तो उसने क्या टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर नहीं लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लिया है। तो स्मॉल टी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, कैपिटल टी। देयरफॉर हम कहेंगे कि द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स टू द अर्थ सरफेस इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इंटू कैपिटल टी स्क्वेयर के बराबर आया। न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूँ कहते हैं कि भाई डायरेक्शन कैलकुलेट करने हैं, इन इट्स डायरेक्शन इट विल स्ट्राइक्स, और जब भी डायरेक्शन आते हैं देन हम कहेंगे डायरेक्शन है इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। और टेंजेंट थीटा डायरेक्शन हमने बताया कि किस से रिप्रेजेंट करेंगे, हम टेंजेंट ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से हमने मान लिया कि ये एंगल कितना बन रहा है आपके पास, थीटा, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालो। टेंजेंट थीटा क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और क्या परपेंडिकुलर वी वाई नहीं है, तो हमने कह दिया कि परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास वी वाई है, और बेस कितना आपके पास वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू देखो मैग्नीट्यूड में कितनी आपके पास जी टी के बराबर है। देयरफॉर वी कैन से दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू के बराबर होगा। और अगर ये हमारे पास इस पॉइंट पे टकराता है अर्थ के साथ, तब हमारे पास किस एंगल पे स्ट्राइक करेगा, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू के बराबर होगा। एंड इस एंगल के ऊपर हमारे पास ये क्या करेगा कि इट विल स्ट्राइक्स टू द अर्थ सरफेस। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जब ये बी से और सी पॉइंट पे आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो बोलो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं स्ट्रेट लाइन ये वाली ड्रा करूँगा, यही होगी स्ट्रेट लाइन। अब जब स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है? यस, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर। और जब ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं तो मैं यहाँ से कह दूँगा कि भाई सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। अब देखो, इनिशियल पोजीशन इसकी कहाँ थी 0 0, और फाइनल पोजीशन कहाँ है इसकी एक्स वाई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा आपके पास x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप के बराबर होगा। और वी कैन से दैट r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है तो इसका हमने पोजीशन वेक्टर से हमने ये कह दिया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा B से C तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 जे कैप। और बच्चों आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप क्या कह सकते हो कि अंडर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यही आएगा। ये तो हमने कह दिया कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया अंडर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखो, जो x है क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, और जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो ये मूव किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद ux वेलोसिटी, और कितने टाइम में पहुंचेगी t टाइम में। तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, सही है। और ux की वैल्यू देखो किसके बराबर है, u के बराबर है, तो x इज इक्वल टू यू टी के बराबर आ गया। आल्सो क्या y है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ से हम कहेंगे कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। और देखो बच्चों, एस वाई तो मैंने कह दिया y, बोलो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी थी वो 0 इंटू टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन है वो हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। और वी कैन से दैट y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी का स्क्वेयर। y आ गया, x आ गया, y और x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर ऑफ x की वैल्यू है मेरे पास ut इसका होल स्क्वेयर प्लस -1/2 जी टी स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, यही आएगा। और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर ऑफ
यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 1/4 जी स्क्वेयर टी रेज टू पावर 4 के बराबर आएगा। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो हमारे पास आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। कौन से पॉइंट से हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आया है? बी पॉइंट से। और कौन से पॉइंट पे आ गया? ये सी पॉइंट पे आ गया। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। इसमें से कॉमन ले हो, यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर कॉमन ले हो तो कॉमन ले लो, अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी बता सकते हो कि भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का, ये इसके बराबर होगा। हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो इसके एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं ये मानता हूँ कि हमने मान लिया, कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं इसका। हमने ये माना कि कोई भी एक टावर है, उस टावर की हाइट है वो 20 मीटर के बराबर बता दी। हमने मान लिया कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक टावर है, इसकी हाइट है वो 20 मीटर के बराबर बताई है। यहाँ से कोई एक बॉल है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया विद 5 मीटर पर सेकेंड। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा ये कह दे कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। और तीसरा ये कह दे कि किस वेलोसिटी से बॉल है वो ग्राउंड को हिट करेगी। सबसे पहले बच्चों आप निकाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलो, आपके पास क्या ये नहीं आया था? √2h/g के बराबर आया था। यही फॉर्मूला था। यस, यही फॉर्मूला था। ये हमने कह दिया कि भाई दिस इज इक्वल टू √2 × 20/10। और ये हमने कह दिया कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट आया आपके पास, और ये किसके बराबर आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया। ये तो था हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रेंज। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आया था, क्या आपने ये ux × t पढ़ा था? और दूसरा हमने इसका रिजल्ट ये भी बता दिया था, u√2h/g के बराबर आया था। u की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों इसने? 5 × t की वैल्यू कितनी है? 2। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ गई उसकी? 10 मीटर के बराबर आ गई। यही आई। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। दूसरा हमने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। तीसरा हम कहते हैं कि भाई किस वेलोसिटी से टकराया? रिजल्टेंट वेलोसिटी √u² प्लस g² × t²। और रिजल्टेंट वेलोसिटी √5 का स्क्वायर 25 प्लस g की वैल्यू मैंने 10 ले ली, 10 का स्क्वायर 100 × टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपके पास? सॉरी यहाँ पे 2 सेकेंड आएगा, 2 का स्क्वायर 4। और v की वैल्यू आई आपके पास √425 मीटर पर सेकेंड के बराबर आई। क्या आप इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो? कितने एंगल के ऊपर टकराएगा? डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू GT/u के बराबर आएगा। जो भी आएगा G10 T2 और u की वैल्यू कितनी है? 5। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4 के बराबर आ जाएगा। यही वैल्यू आई है। अगर हमारे पास कुछ डाटा गिवन है तो हम यहाँ से बोलो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू गिवन होगी तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है। और स्पेशल केस हमारे पास क्या कहता है? ये कहता है कि भाई मेरे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, कोई भी 2 बॉडीज हैं, उनको हमने क्या कर दिया कि प्रोजेक्ट कर दिया विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। देखो ये कोई पहली बॉडी थी B, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। इसी पॉइंट से कोई बॉडी C ले ली, उसको थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से हमने थ्रो कर दिया। और जैसे ही थ्रो करेंगे तो B बॉडी तो यहाँ पे आके टकरा गई, C बॉडी यहाँ पे आके टकरा गई। और एक बॉडी हमारे पास कोई A थी, A को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया है, ना कि थ्रो किया। तब ये कहता है कि तीनों की तीनों बॉडीज हैं वो हमारे पास स्ट्राइक करेंगे ग्राउंड पे, और वो ये कहता है कि सेम टाइम पे टकराएंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी तीनों की डिफरेंट होगी, बट
जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो तीनों को क्या रहेगा आपके पास सेम रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड सी विल रिमेन्स सेम बट दे विल स्ट्राइक with different resultant velocity and they will strike on the earth surface at the same time। सेम टाइम पे ये इसके साथ स्ट्राइक करेंगे।